दोस्तों नमस्कार। आज से हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण नवंबर 2024 का अंक। और इससे संबंधित जितने भी निबंध, आलेख, संपादकीय जो कुछ भी दिए हैं, जो मेंस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के दृष्टिकोण से आपको लाभान्वित करने वाले हो, तो इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने अक्टूबर 2024 का संपूर्ण जो भी लेख आलेख जो भी था, हम लोगों ने पूरा किया है। और इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आज से हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं नवंबर 2024 का अंक। और इसमें जो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे विश्व परिदृश्य, ठीक है। और डॉक्टर अनुरोदय वाजपेयी जी का लिखा है यह आलेख। तो इसमें हम लोग देखते हैं, विषय है गाजा संकट और मध्य पूर्व में बढ़ता क्षेत्रीय तनाव, ठीक है। तो गाजा संकट एक साल पहले तब शुरू हुआ था जब 7 अक्टूबर 2023 को गाजा स्थित फिलिस्तीनी अतिवादी समूह हमास ने इजराइल पर अचानक आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमण में इजराइल के 1139 नागरिक और सुरक्षा सैनिक मारे गए थे। साथ ही हमास ने इजराइल के 200 लोगों को बंदी भी बना लिया था। इस आक्रमण के विरोध में इजराइल ने अक्टूबर 2023 में ही गाजा स्थित हमास के विरुद्ध बड़े पैमाने पर सैनिक कार्यवाही शुरू कर दी। तब से लेकर अब तक इजराइल की सैनिक कार्यवाही निरंतर चल रही है, ठीक है। हमास ने 2007 में गाजा क्षेत्र पर कब्जा किया था, ठीक है, तथा वहाँ ज़मीन के नीचे वो ऊपर बड़े पैमाने पर सैनिक सुविधाओं का निर्माण किया है। इजराइल की सैनिक कार्यवाही एक साल से चल रही है, ठीक है। इजराइल अपनी सैनिक कार्यवाही द्वारा हमास के सारे सैनिक ढांचे को ध्वस्त करना चाहता है, ठीक है। इस सैनिक कार्यवाही में अब तक लगभग 41,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही 96,000 लोग घायल हुए हैं। इनमें से अधिकांश महिलाएं व बच्चे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के आंकड़े के अनुसार सितंबर 2024 में गाजा में करीब 22 लाख लोग खाद्यान्न संकट का सामना कर रहे हैं। इस प्रकार गत एक वर्ष में गाजा एक गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है, ठीक है। गाजा संकट का समाधान निकट भविष्य में नहीं दिखाई दे रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इजराइल ने इस युद्ध का उद्देश्य हमास के सारे सैनिक ढांचे व नेतृत्व को समाप्त करना बना लिया है। इजराइल इस सैनिक कार्यवाही द्वारा हमास को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता है। इजराइल 2007 से निरंतर हमास की सैनिक कार्यवाहियों की सुरक्षा की चुनौती का सामना करता रहा है। उल्लेखनीय है कि हमास एक अतिवादी फिलिस्तीनी संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। हमास का संबंध इस्लाम की सुन्नी शाखा से है। हमास एक यहूदी राष्ट्र के रूप में इजराइल के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करता है। हमास जहां इजराइल में बसा है, ठीक है, हमास जहां इजराइल बसा है उसी स्थान पर फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना चाहता है। इसके साथ ही हमास अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसक साधनों को अपनाने से भी परहेज नहीं करता है। तो हमास की विचारधारा व हिंसक साधनों के कारण इजराइल हमास को अपने लिए एक बड़ा खतरा मानता है। इसलिए इजराइल की सेना ने इस बार के संघर्ष में हमास की समाप्ति को ही अपना लक्ष्य बना लिया है, ठीक है। इसलिए गाजा का युद्ध लंबा खिंच सकता है। यद्यपि कतर, मिस्र व अमेरिका के राजनयिक युद्ध विराम समझौते के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के कठोर रुख के कारण अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि गाजा युद्ध के क्षेत्रीय विस्तार का खतरा। गाजा में हमास व इजराइल के बीच चल रहे वर्तमान हिंसक संघर्ष की प्रकृति तथा कतिपय हालिया घटनाओं के कारण समीक्षक यह आशंका निरंतर व्यक्त कर रहे हैं कि गाजा का संघर्ष ईरान व इजराइल के बीच एक क्षेत्रीय व बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। इसके कतिपय महत्वपूर्ण कारण हैं, ठीक है। पहला कि इस युद्ध में ईरान पहले से ही अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। इस युद्ध में हमास का समर्थन लेबनान स्थित शिया अतिवादी संगठन
हिजबुल्लाह द्वारा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह व इजराइल के बीच अक्सर हिंसक झड़पें होती रहती है। इस युद्ध के दौरान भी दोनों के बीच हिंसक संघर्ष हो चुका है। ठीक है। हिजबुल्लाह को ईरान का राजनीतिक व सैनिक समर्थन प्राप्त है। इसी तरह यमन में स्थित हाउती यानी कि हूती नामक शिया अतिवादी संगठन हमास के समर्थन में अक्टूबर 2023 से ही लाल सागर व आसपास के जहाज़ों पर आक्रमण कर रहा है। हाउती विद्रोहियों ने कहा है कि जब तक इजराइल गाजा पर आक्रमण करता रहेगा वह भी लाल सागर क्षेत्र में हमास के समर्थन में अपनी सैनिक कार्यवाही जारी रखेगा। व्यापारिक पोतों के विरुद्ध हाउती विद्रोहियों के आक्रमण से लाल सागर तथा स्वेज नहर से जाने वाला यातायात बाधित हो रहा है तथा व्यापारिक जहाज़ों को दक्षिणी अफ्रीका होते हुए आवागमन करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि हाउती समूह को भी ईरान का राजनीतिक व सैनिक समर्थन प्राप्त है। इतना ही नहीं, हमास को ईरान राजनीतिक व सैनिक सहायता प्रदान करता रहा है। निष्कर्ष यह है कि इजराइल के विरुद्ध संघर्ष करने वाले 3 अतिवादी संगठन ईरान द्वारा समर्थित है तथा ईरान गाजा संघर्ष में अप्रत्यक्ष तौर पर संलग्न है। अतः किसी भी समय गाजा का संघर्ष ईरान व इजराइल के बीच सीधे संघर्ष का रूप ले सकता है। ठीक है। तो पहला तो यह है। दूसरा देखें तो हाल ही में कतिपय ऐसी घटनाएं हो गई है जिससे ईरान व इजराइल के बीच सीधे संघर्ष हो सकता है। ठीक है। गत 31 जुलाई 2024 को हमास के राजनीतिक मुखिया इस्माइल हनियाह को ईरान की राजधानी तेहरान में उस समय मार दिया गया था जब वह ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेरिकयन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान गया था। हानिया सामान्य तौर पर कतर में निवास करता था तथा वहीं से हमास की राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करता था। यद्यपि इजराइल ने हानिया की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन ईरान ने खुले तौर पर इस हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार बताया है। इस घटना को ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए एक चुनौती भी माना है तथा इसके लिए इजराइल से बदला लेने की बात भी कही है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी इजराइल ने सीरिया में एक वायुसेना की कार्रवाई की थी जिसमें ईरान के दूतावास को नुकसान हुआ था तथा दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। हनिया की हत्या के बाद से अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैनिक गतिविधियां बढ़ा दी है ताकि ईरान की सैनिक कार्यवाही का जवाब दिया जा सके। ठीक है। तो दूसरी बात तो ये है। तीसरा देखें तो अमेरिका तथा पश्चिमी देश जो है वो अरब इजराइल संघर्ष में सदैव इजराइल का साथ देते रहे हैं। इस युद्ध में अमेरिका ने इजराइल को अपनी सैनिक उपस्थिति से मध्य पूर्व में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया है। दूसरी तरफ अमेरिका तथा उसके यूरोपीय मित्रों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उसके विरुद्ध कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। ठीक है। इस प्रकार इजराइल के पश्चिमी सहयोगियों तथा ईरान के बीच अलग से तनातनी चल रही है। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि अमेरिकी सेनाओं की उपस्थिति के कारण ही ईरान इजराइल के विरुद्ध सीधी सैनिक कार्रवाई नहीं कर रहा है। अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि ईरान इजराइल के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करता है तो अमेरिका इजराइल का साथ देगा। अतः मध्य पूर्व में अमेरिका की सैनिक उपस्थिति महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं और यह समझते हैं कि गाजा संकट का प्रभाव क्या पड़ने वाला है। यद्यपि विश्व के अधिकांश देश यह नहीं चाहते कि गाजा संकट का विस्तार एक क्षेत्रीय युद्ध के रूप में हो, लेकिन ईरान व इजराइल के बीच तनाव इस स्तर तक बढ़ गया है कि दोनों के बीच कभी भी सीधा युद्ध आरंभ हो सकता है। और जैसे कि हम लोग यह पत्रिका पढ़ रहे हैं, अब मामला बिल्कुल बदल चुका है और जो हम अभी पढ़ रहे हैं संभावना के रूप में वह प्रतिफलित हो गई है। ठीक है। तो हम आगे जब नेक्स्ट जो पत्रिका पढ़ेंगे, अगला अंक सब पढ़ते जाएंगे तो जो है इस पर भी आप खुलासा देखते चले जाएंगे। फिलहाल जो भी कुछ इस निबंध में दिया गया हम वही पढ़ने वाले हैं। वर्तमान स्थिति को हम अंतिम चरण में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, सीधा युद्ध आरंभ हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है
कि अमेरिका तथा पश्चिमी देश इजराइल को युद्ध रोकने के लिए विवश करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तथा वे लगातार इजराइल को कूटनीतिक और सैनिक समर्थन प्रदान कर रहे हैं। इसलिए दोनों देशों में अस्थायी शांति की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। अगर वर्तमान में इजराइल हमास को समाप्त करने में सफल भी हो जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि फिलिस्तीनियों में दूसरे उग्रवादी समूहों का उदय हो जाएगा। वास्तव में फिलिस्तीन समस्या मध्य पूर्व में राजनीतिक अस्थिरता का एक प्रमुख कारण रही है। वर्तमान में मध्य पूर्व का यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र ही विश्व की लगभग आधे तेल व गैस की आपूर्ति का स्रोत है। इसके अलावा आप देखें तो पश्चिमी विश्व के बीच जो है यातायात और व्यापार के लिए भी यह देखें तो यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत इस मामले में यथाशीघ्र समाधान का पक्षधर है। भारत भी अपनी तेल व गैस की आवश्यकताओं तथा व्यापार यातायात के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है। इसके अलावा बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक खाड़ी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारत ने भारत मध्य पूर्व यूरोपीय गलियारे का निर्माण के लिए भी गत वर्ष समझौता किया है। यदि गाजा संकट का विस्तार होता है तो ईरान व इजराइल के बीच सीधे सैनिक संघर्ष होता है तो भारत की कूटनीतिक मुश्किलें और अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि ईरान व इजराइल दोनों के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध है। भारत ईरान के साथ मिलकर चाबहार बंदरगाह परियोजना को देखें तो क्रियान्वित कर रहा है, जिससे भारत को मध्य एशिया में अपनी पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। ऐसी स्थिति में भारत को दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संतुलन स्थापित करने में कठिनाई होगी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि गाजा संकट का भविष्य। तो गाजा संकट के वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसके दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला यह कि यह संकट इजराइल व ईरान के बीच एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। ठीक है, क्योंकि जहां इजराइल युद्ध समाप्त करने का इच्छुक नहीं है, वहीं ईरान अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल विरोधी तीनों गुटों हमास, हिजबुल्लाह और हाउती को पूरा राजनीतिक तथा सैनिक समर्थन दे रहा है। ईरान की हिचकिचाहट वास्तव में इस क्षेत्र में अमेरिकी सेनाओं की उपस्थिति है, लेकिन यदि देर सवेर चीन तथा रूस खुलकर ईरान के समर्थन में आ जाते हैं तो गाजा संकट निश्चित रूप से एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा। चीन व रूस वर्तमान में ईरान को कूटनीतिक समर्थन ही प्रदान कर रहे हैं तथा मध्य पूर्व में उनकी सैनिक उपस्थिति अभी नगण्य है। अतः इजराइल व ईरान के बीच तनाव तो बना रहेगा, लेकिन निकट भविष्य में दोनों के बीच सीधे युद्ध की संभावना कम है। ठीक है, दूसरा देखें तो यह है कि यदि इजराइल इस युद्ध को बढ़ाकर हमास का सफाया भी कर देता है तो भी मध्य पूर्व में शांति की स्थापना नहीं होगी। ठीक है, हमास जैसे नए उग्रवादी समूह भी अस्तित्व में आ सकते हैं। अतः इस क्षेत्र में अस्थायी शांति फिलिस्तीन समस्या के अस्थायी समाधान के साथ ही हो सकती है, लेकिन वर्तमान संकट के कारण अस्थायी समाधान कठिन हो गया है। भारत सहित अधिकांश देश इस समस्या का अस्थायी समाधान दो राज्यों फिलिस्तीन व इजराइल के स्थापना में ही पाते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इजराइल फिलिस्तीन राज्य की स्थापना का पक्षधर नहीं है। उसका मुख्य तर्क अपनी सुरक्षा को लेकर के है। इसलिए ओस्लो समझौते के बाद समझौते की शर्तों के विपरीत इजराइल ने पश्चिमी किनारा क्षेत्र में यहूदी बस्तियों की स्थापना कर दी है। ये यहूदी बस्तियां वहीं पर बसाई गई है जहां पर फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना होनी है। इसके अलावा इजराइल में निवास कर रहे फिलिस्तीनी नागरिकों की स्थिति, सुरक्षा की चुनौती, यरूशलेम की स्थिति का निपटारा आदि अन्य जटिल मुद्दे हैं। कुछ भी हो सकता है। मध्य पूर्व में अस्थायी शांति का एकमात्र रास्ता फिलिस्तीन समस्या का अस्थायी समाधान है, लेकिन इसका अस्थायी समाधान निकट भविष्य में संभव नहीं प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो हमने तो ये इस निबंध को पूरा पढ़ा। अब हम लोग एक दिया हुआ है गाजा पट्टी और हमास का एक परिचय दिया हुआ है, इसको जानने की भी ज़रूरत है, तो हम इसे देखते हैं। लिखा है कि गाजा एक प्राचीन शहर है। वर्तमान में फिलिस्तीन के अधीन जो दो क्षेत्र हैं, गाजा पट्टी उनमें से एक है। दूसरा क्षेत्र पश्चिमी किनारा यानी कि वेस्ट बैंक है। फिलिस्तीनियों में आपसी मतभेद के कारण दो गुट हैं, उदारवादी गुट मतलब अल फतेह तथा उग्रवादी गुट हमास। ठीक है, पश्चिमी किनारे का क्षेत्र यानी कि जो वेस्ट बैंक है
अल फतेह के नियंत्रण में है तथा गाजा जो है वो हमास के नियंत्रण में है। गाजा पट्टी का क्षेत्रफल 365 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी लंबाई 41 किलोमीटर तथा चौड़ाई 6 से 12 किलोमीटर है। गाजा पट्टी के पश्चिम में भूमध्य महासागर है तथा इसके दक्षिण में मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप है। ठीक है। उत्तर तथा पूर्व में गाजा पट्टी इजराइल से घिरी हुई है। यहाँ की जनसंख्या देखें तो करीब 21 लाख है। 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई थी तो गाजा पट्टी पर मिस्र का नियंत्रण था, लेकिन 1967 के अरब इजराइल युद्ध में इस पर इजराइल का नियंत्रण हो गया। 1993 में इजराइल व फिलिस्तीनियों के बीच ओस्लो समझौता हुआ था। इस समझौते में फिलिस्तीनी संगठन PLO ने इजराइल को मान्यता प्रदान की थी। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने पश्चिमी किनारा यानी कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में फिलिस्तीन अथॉरिटी के नाम से एक सीमित फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना पर सहमति व्यक्त की थी। इस समझौते के बाद से ही पश्चिमी किनारा तथा गाजा पट्टी का क्षेत्र इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों को सौंप दिया गया था तथा वहां पर फिलिस्तीन अथॉरिटी की स्थापना हो गई थी। लेकिन ओस्लो समझौते को लेकर फिलिस्तीनियों के उदारवादी गुट अल फतेह तथा उग्रवादी गुट हमास में मतभेद था। हमास इस समझौते का विरोध कर रहा था। हमास की स्थापना 1987 में एक उग्रवादी इस्लामिक कार्यकर्ता अहमद यासीन द्वारा की गई थी। हमास का मानना है कि इजराइल की स्थापना गलत हुई है तथा पूरे क्षेत्र पर फिलिस्तीनियों का अधिकार है, इसलिए हमास ने अभी तक इजराइल को मान्यता प्रदान नहीं की है। वर्ष 2006 में जब फिलिस्तीन अथॉरिटी के पहले चुनाव हुए तो उसमें हमास को अधिक सीटें प्राप्त हुई, लेकिन अल फतेह गुट ने हमास को सत्ता सौंपने से मना कर दिया। दोनों के बीच इसी बात को लेकर संघर्ष हुआ। परिणाम स्वरूप 2007 में हमास ने गाजा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तथा पश्चिमी किनारा अल फतेह के नियंत्रण में बना रहा। इसके बाद हमास 2007 से ही इजराइल के विरुद्ध सैनिक गतिविधियों का संचालन करता रहा। ठीक है। 2023 का संघर्ष दोनों के बीच पहला संघर्ष नहीं है। इससे पहले 2008, 9, 12, 14, 21 में दोनों के बीच 4 बार संघर्ष हो चुके हैं, लेकिन इस बार इजराइल ने अपनी सैनिक कार्रवाई 1 साल से नहीं रोकी है क्योंकि वह इस बार हमास को पूरी तरह से समाप्त करना चाहता है। ठीक है। तो हमने एक परिचय पढ़ा गाजा पट्टी और हमास का। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो निबंध है, पहला निबंध ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले निबंध में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।